तो ये जो फ्यूल मैनेजमेंट है, जो आप बता रहे हो कि फ्यूल को आप मॉनिटर करते हो, ये जी। कितना इम्पोर्टेंट है? बेसिकली मैं सिर्फ इंडिया की बात करूँ तो उस 100 रुपए का 45 टू 50 रुपीज इज द फ्यूल कॉस्ट। तो हाउ कि कितना एक्यूरेट इज द डाटा? डेटा यू विल गेट मोर देन 99% एक्यूरेट। फर्स्ट थिंग कि आप किस टाइप का डीजल यूज कर रहे तो क्या सिर्फ एक थेफ्ट मतलब चोरी ही एक वजह है, हो। नहीं, या और भी बहुत सारे मल्टीपल फैक्टर्स हैं? क्योंकि अगर आपके डिवाइस में आपके एसेट में फ्यूल सेंसर लगा हुआ नहीं है तो इसका मतलब है आपकी आंखें बंद हैं। सो हम आर्किटेक्ट की जर्नी के बारे में डिस्कस करते हैं। ये कैसे स्टार्ट हुआ, हाउ बिग इज़ द कंपनी, एंड आप लोग कंपनी में क्या क्या कर रहे हो? जहाँ तक पहुँचने में कंपटीशन को 10 साल लगे हैं, वहाँ तक हम 3 साल में ही पहुँच गए हैं उस वॉल्यूम में। तो जो आपकी कंपनी है मर्सीटेक, ये आपके कॉम्पिटिटर्स से कैसे अलग है? आपका मेन यूएसपी क्या है? फर्स्ट थिंग इज, सेकंड यूएसपी है जो हम, तीसरा तो हमारा प्रोडक्ट ही अपने आप में डिफरेंशिएशन है। तो जो ये आपका प्रोडक्ट है, ये आप खुद मैन्युफैक्चर कर रहे हैं या आप कहीं से सोर्स कर रहे हैं? अगर ये मेड इन इंडिया प्रोडक्ट रहेगा तो क्या ये उतना ही रिलायबल रहेगा जितना मेड इन यूरोप का है या मेड इन रशिया प्रोडक्ट है? क्या वॉल्यूम है आज की तारीख में? मर्सिडीज की वॉल्यूम बात करूँ तो मंथली कितना वॉल्यूम कर रहे हो? तो अप्रॉक्स 50 हम हर मंथ सेल कर रहे हैं इंडिया में। कि देन हाउ मर्सिटेक प्रोडक्ट्स आर। सनातन जी, वेलकम टू अनफिल्टर्ड विद देव। इससे पहले कि हम पॉडकास्ट स्टार्ट करें, आपसे एक रिक्वेस्ट है कि अपने बारे में थोड़ा आप अपने ऑडियंस को बताइए। Okay, so first of all, hi Dev. Thank you for having me in your podcast. So about me, if you ask me who Sanatan Singh is, still I'm figuring out ओके who Sanatan Singh is actually. So I came from a very middle class background. I belongs to Ranchi, ओके but now I'm staying in Mumbai from last 10 12 years. ओके From Mumbai, I'm running my business. ओके So initially, like middle class family ideology, my upbringing was like that. So जैसी होती है आपको पता है, मदर फादर की एक्सपेक्टेशन होती है बेटा थोड़ा अच्छा पढ़ ले, सरकारी नौकरी मिल जाए, उसी एक्सपेक्टेशन से और उसी माइंडसेट से मैं भी बड़ा हुआ। बट शुरू से मेरी एक थिंकिंग थी कि अगर कोई अपॉर्चुनिटी आती है सामने, सो आई विल नॉट थिंक ट्वाइस टू ग्रैब दैट अपॉर्चुनिटी। ओके सो इसी आइडियोलॉजी पे मैं बड़ा हुआ। मैंने अपने करियर में बहुत पहले ही जॉब करना शुरू कर दिया था। सो आफ्टर ग्रेजुएशन आई ज्वाइन बीपीओ। ओके सो मेरी करियर की स्टार्टिंग बीपीओ से ही हुई और वहीं से ही मुझे ऐसा लगता है वही टर्निंग पॉइंट थी जिसने मेरी पर्सनालिटी को काफ़ी इन्हांस किया। ओके बीपीओ से मैंने काफ़ी कुछ सीखा और वहीं से मुझे ऐसा लगता है कि वहीं से मेरे में जो आज लीडरशिप स्किल आई है, मुझे लगता है ये भी वहीं से ही हुई है। क्योंकि एक इंसिडेंट मैं बताता हूँ, जब मैं बीपीओ में था तो मैं वहाँ काइंड ऑफ अ लीडर रिप्रेजेंट करने लगा था अपने आप को, बिकॉज ये मैं बात कर रहा हूँ 2010-2011 की। ओके उस समय मिनिमम वेजेस का कॉन्सेप्ट लाया था गवर्नमेंट ने। सो जो बीपीओ में हमारी सैलरी हुआ करती थी वो 5000 हुआ करती थी। अच्छा पर जब मिनिमम वेजेस का कॉन्सेप्ट गवर्नमेंट ने लाया तो वो 7500 मिनिमम वेज देना था वर्कर्स को। सो उस वेजेस को लेकर मैंने अपने बीपीओ में आवाज़ उठाई थी, कुछ स्ट्राइक्स भी हुए थे, लोकल न्यूज़पेपर्स वगैरह में भी आए थे। अच्छा तो वहाँ से जो लीडरशिप स्किल आई, मुझे लगता है उसने मेरे आज के करियर को डायरेक्शन दिया। ओके वहाँ से फिर मुझे लगा कि अब अपने करियर को अगर मुझे पाथ देना है तो एजुकेशन भी उतनी ही इम्पोर्टेंट है जितनी आपकी स्किल इम्पोर्टेंट है। राइट सो मैं वहाँ से फिर एमबीए के लिए परस्यू किया है, एमबीए अपनी कंप्लीट की। एमबीए कंप्लीट करने के बाद मैं बैंगलोर मूव हो गया। ओके बैंगलोर में मैंने मल्टीपल कंपनीज़ के साथ काम किया, मल्टीनेशनल कंपनीज़ के साथ अच्छी पोजीशंस पे काम किया। वहाँ से मैं पुणे शिफ्ट हुआ। पुणे भी मैं टेलीकॉम कंपनी के साथ मैं काम कर रहा था। जब वहाँ 4 साल काम करे फिर मेरे पास अपॉर्चुनिटी आई जब टेलीकॉम कंपनीज़ में जियो ने एंट्री मारी। उस समय मार्केट बिल्कुल शेकअप हो गया। तो जो कंपनीज थी वो मर्जर की तरफ देखने लगी। सो मर्जर में फायरिंग हायरिंग बहुत ज़्यादा होने लगी। तो अनसर्टेनिटी की वजह से सब जॉब ढूंढ रहे थे, मैं भी उनमें से एक था। तो उस समय अपॉर्चुनिटी आई मल्टीपल कंपनीज की तरफ से, एक फुटवेयर कंपनी की तरफ से आई थी, बैंक की तरफ से आई थी,
जिसमें एज ए एरिया मैनेजर मुझे पोजीशन मिली थी। बट उसी समय एक टेलीमेटिक्स कंपनी है जो पायनियर है हमारी इंडस्ट्री की, उनसे मुझे ऑफर आया रीजनल सेल्स मैनेजर का, ओके। एंड बेस लोकेशन वाज मुंबई। सो उस समय मुझे डिलेमा आया कि मैं या तो रेप्यूटेड कंपनी के साथ जाऊं जिसमें मुझे सैलरी अच्छी मिलेगी, जॉब स्टेबिलिटी मिलेगी, बट उस कंपनी में ऐसा होगा कि मेरे जैसे हजारों लोग हैं जिनसे मुझे compete करना है और हजारों लोग मेरा ही काम कर रहे हैं। बट अगर मैं इस टेलीमेटिक्स कंपनी में गया तो मुझे शाइन करने का मौका मिलेगा, मुझे सीखने का मौका मिलेगा। राइट। सो आई डिसाइडेड स्टेबिलिटी की जगह मैं इसमें मूव करूं। सो वहाँ से मैं मुंबई मूव किया, अप्रॉक्स 8-9 साल पहले की बात है। मैं मुंबई मूव किया, मैं एज ए RSM वहाँ ज्वाइन किया। फिर ऐसी अपॉर्चुनिटीज़ बनती गई उस कंपनी में कि मुझे 4 साल के बाद मौका मिला उस कंपनी को लीड करने का एज ए मैनेजिंग डायरेक्टर। वाओ। सो वहाँ से उस अपॉर्चुनिटी को ग्रैब किया मैंने कुछ टाइम वहाँ पे इंडिया और मिडिल ईस्ट बिजनेस हैंडल किया एज ए मैनेजिंग डायरेक्टर। फिर उसमें जब काम कर रहा था तो मुझे समझ में आया कि मार्केट में अभी भी गैप है। इस प्रोडक्ट के लिए, जो प्रोडक्ट हम इंट्रोड्यूस किए हैं उसके लिए स्कोप बहुत सारा है, पर प्लेयर्स उतने एक्शनेबल नहीं है। उस समय क्या था, जिस कंपनी में मैं जॉब कर रहा था उनके प्रोडक्ट बहुत अच्छे थे और जो कंपटीशन था उनका प्राइस बहुत कम था, बट प्रोडक्ट मीडियोकर थे। सो मैंने वो गैप फाइंड आउट किया कि इसको कैसे कवर कर सकते हैं। सो उस समय मैं मिला प्रतीक जी से, जो मेरे को फाउंडर हैं। ओके। उनके साथ हमने बात की कि इस गैप को कैसे फिल किया जा सकता है। हम लोगों ने थोड़ी R&D करी कि किस तरीके से हम प्रोडक्ट लॉन्च कर सकते हैं जो उस गैप को फिल करे, जहाँ पे हम अच्छा प्रोडक्ट दें लेस प्राइस में। प्राइस जो चल रही है मार्केट में, जो एग्जिस्टिंग कस्टमर्स दे रहे हैं, प्लेयर्स दे रहे हैं कम प्राइस का, उससे थोड़ा प्राइस प्रीमियम रखें, बट जिस प्रीमियम प्राइस पे अच्छा प्रोडक्ट बिक रहा है उससे कम रखें। सो जो मिड की पोजीशनिंग थी उस पे हमने फोकस किया। हमने प्रोडक्ट पे 6 महीने 1 साल काम किया, डेवलप करा। हम लोग रशिया ट्रैवल करे, रशिया ट्रैवल करने के बाद वहाँ मल्टीपल कंपनीज से मीटिंग करे, कहाँ से हम प्रोडक्ट सोर्स कर सकते हैं, कहाँ एग्जैक्टली हमें इन्वेस्ट करना है जो हमें आउटकम अच्छा मिले। हमने वो विजिट किया, हमने वो फाइंड आउट किया और 1 साल के R&D के बाद हमने ये कंपनी फॉर्म की। तो थोड़ा कंपनी के बारे में बताएंगे आप कि एग्जैक्टली कंपनी क्या करती है, क्या आपके प्रोडक्ट्स है? जैसे आपने बताया कि आप जहाँ मैनेजिंग डायरेक्टर थे उसमें भी आप कुछ प्रोडक्ट्स सिमिलर प्रोडक्ट्स थे। करेक्ट। तो वो क्या प्रोडक्ट है, क्या उसका यूज़ है, एंड करेंटली आप किस मार्केट में ऑपरेट कर रहे हैं? व्हाट इज कंपनी ऑल अबाउट? So currently Mercitech Innovations Private Limited is dealing in a fuel management solutions. ओके। So basically wherever is a fuel consumption happening, whether it's construction, real estate, transport, telecom, railways, wherever there is a fuel consumption, आपको पता है वहाँ पे थेफ्ट के इश्यूज होते हैं, राइट। फ्यूल की विजिबिलिटी नहीं मिलती है, वेस्टेज के इश्यूज होते हैं। सो हम प्रोडक्ट डेवलप करते हैं कस्टमर्स को कंप्लीट फ्यूल की विजिबिलिटी देने के लिए। ओके। सो इट्स बेसिकली अ फ्यूल मॉनिटरिंग सिस्टम जो आपको अपने फ्यूल की कंप्लीट रीडिंग्स देता है, रियल टाइम रीडिंग्स देता है थ्रू क्लाउड प्लेटफॉर्म, जहाँ पे आपको अपने फ्यूल की कंप्लीट डिटेल्स दिखती है। ओके। तो ये डिवाइस कैसे काम करता है? सो ये डिवाइस काम करता है कैपेसिटिव टेक्नोलॉजी पे। ओके। बेसिकली कैपेसिटिव रॉड जो ज़्यादा होता है वो टैंक के अंदर इंस्टॉल होता है। ओके। जब फ्यूल उसके अंदर जाता है तो इलेक्ट्रिकल कैपेसिटेंस चेंज होती है, उस रीडिंग को कैच करके वो डिजिटल फॉर्म में क्लाउड में प्रोसेस करके डेटा देता है। सो जो कस्टमर को दिखता है वो कंप्लीट लीटर्स में दिखता है। ओके। सो ये कैपेसिटिव टेक्नोलॉजी पे काम करता है, बेसिकली इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी पे काम करता है। सो जब फ्यूल अंदर जाता है तो फ्यूल प्रोब रीड करता है कि इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी कितनी चेंज हो रही है, ओके। और उस चेंज की रीडिंग को वो कैप्चर करके डिजिटल फॉर्म में क्लाउड में सेंड करता है और क्लाउड से सॉफ्टवेयर में कस्टमर को दिखता है। तो हाउ एक्यूरेट इज द डाटा? सो ये डिपेंड करता है मल्टीपल चीज़ों पे। राइट। सो जो हम कस्टमर्स को बताते हैं डेटा यू विल गेट मोर देन 99% एक्यूरेट। ओके। सो इसमें भी 2-3 चीज़ें मैटर करती हैं। फर्स्ट थिंग कि आप किस टाइप का डीजल यूज़ कर रहे हो। अगर आप नॉर्मल डीजल यूज़ कर रहे हो,
अब उसमें आपने से सपोज बायोडीजल मिक्स कर दिया, हम्म, सो बायोडीजल की और डीजल की दोनों की कैपेसिटिव वैल्यू अलग होती है। ओके, सो उस केस में आपको रीडिंग अच्छी नहीं मिलेगी। ओके, अगर वाटर कंटेंट चला गया फ्यूल में तो आपको रीडिंग अच्छी नहीं मिलेगी। हम्म, इसमें एक मेजर पार्ट प्ले करता है कैलिब्रेशन भी, ओके, बिकॉज जो फ्यूल सेंसर्स होते हैं उसमें इनबिल्ट कोई डेटा फीड नहीं होता है। ओके, जब आप फ्यूल सेंसर इंस्टॉल करते हैं तो आपको डेटा फीड करना पड़ता है फ्यूल ओके, सेंसर्स को। सो हाउ एक्यूरेटली यू आर डूइंग द कैलिब्रेशन पार्ट, दैट इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट टू गेट द एग्जैक्ट रिजल्ट। ओके, एज अ प्रोडक्ट पार्ट, अगर आप कैलिब्रेशन सही से कर रहे हो, अगर आप सेम क्वालिटी ऑफ डीजल यूज कर रहे हो, अगर आप बायोडीजल यूज नहीं कर रहे हो, मिक्सिंग नहीं कर रहे हो, यू विल गेट मोर देन 99% एक्यूरेसी एवरी टाइम। ओके। यस। तो ये जो फ्यूल मैनेजमेंट है जो आप बता रहे हो कि फ्यूल को आप मॉनिटर करते हो, तो ये जी। कितना इम्पोर्टेंट है? बेसिकली मैं सिर्फ इंडिया की बात करूँ तो। सो सिर्फ अगर इंडिया की बात करो सर, तो इंडिया में और ज़्यादा ये इम्पोर्टेंट हो जाता है। राइट। बिकॉज अगर फ्यूल का आप पोर्शन देखोगे, अगर कोई कंस्ट्रक्शन कंपनी है, अगर उसके 100 रुपये टोटल ऑपरेशनल कॉस्ट जा रहा है एक एसेट को रन करने में, सो उस 100 रुपये का 45 to 50 रुपीज इज द फ्यूल कॉस्ट। ओके। रेस्ट एवरीथिंग इज ड्राइवर सैलरी एंड अदर थिंग इज 50%। 50% इज ओनली फ्यूल। सो अगर आप फ्यूल की कंजम्पशन को नहीं चेक कर रहे हो, अगर आप फ्यूल का डेटा नहीं देख रहे हो, तो आप अपने बिजनेस का 50% जो विजिबिलिटी है वो नहीं देख रहे हो। वो सब कुछ आप आज की डेट में रीड करो एजम्पशन के तरीके से कि यार 1 मिनट चल रहा है, मेरे 5 लीटर खर्च हो रहे हैं तो 5 लीटर ही हो रहे होंगे, ऐसा अज्यूम करता है कस्टमर। राइट। पर कई बार क्या होता है, वो 5 लीटर नहीं, वो 6 लीटर, 6.5 लीटर, 7 लीटर कंज्यूम होता है। अगर उसको आप लॉन्गर टर्म में देखोगे, मंथली फॉर्म में देखोगे, ईयरली फॉर्म में देखोगे, तो आप सोचो आप अपना कितना पैसा लूज कर रहे हो, बिकॉज आपको पता ही नहीं है कि कितना होना चाहिए और कितना हो रहा है एक्चुअली। ओके। सो वो जो डिफरेंस है वो बहुत बड़ा हो जाता है। अगर आप 5%, अब अगर मुझसे कहो, अगर कोई मैं कस्टमर के सामने से सपोज बैठता हूँ, कस्टमर बोलता है सर मुझे पता है सर 5 से 7% की इनएक्यूरेसी रहती होगी सर वेस्टेज की। मैं उनको ये कहता हूँ कि सर अगर आप जो सैलरी ड्रॉ कर रहे हो, अगर मैं बोलूँ अगले महीने से आपको 5 से 7% कम आएंगे, क्या आप एक्सेप्ट करोगे? नहीं करोगे ऑब्वियसली। तो आप ये कैसे अज्यूम कर रहे हो कि आपके ओनर को फर्क नहीं पड़ रहा है, 5 से 7% ही तो वेस्ट हो रहा है। राइट। जो सेविंग है दैट्स द प्रॉफिट। राइट। सो अगर आप 5 से 7% सेव कर रहे हो तो वो अल्टीमेटली आप प्रॉफिट में ऐड कर रहे हैं, राइट। और वो जो वेस्टेज है उसका किसी को फायदा नहीं मिल रहा है, राइट। तो फिर वो होने क्यों दे? तो ये जो डाटा है जो आप बोलते हो कि डाटा कैप्चर होता है, डाटा में क्या क्या पैरामीटर्स कैप्चर करते हो आप? जैसे फॉर एग्जांपल एक कंस्ट्रक्शन कंपनी को पे आपने मतलब किसी भी जेसीबी या जो भी टूल है उस पे आपने आपकी डिवाइस लगाया, एंड जो भी कंस्ट्रक्शन में वो जो भी फॉर एग्जाम्पल जेसीबी है या ट्रक है, जो भी व्हीकल है वो यूज हो रहा है, अपना काम कर रहा है, तो जो राइट। आपकी डिवाइस है ये क्या क्या डाटा कैप्चर करती है? सो ये डेटा एक्चुअली आपको फ्यूल के रिगार्डिंग सारा डेटा आपको देती है। ये वर्क करती है जीपीएस के साथ। ओके। जीपीएस से आपको ये पता चलता है कि व्हीकल कहाँ पे है। उसके बाद व्हीकल क्या काम कर रही है, कितनी देर काम कर रही है, फ्यूल का कितना कंजम्पशन हो रहा है। अगर सडन फ्यूल में ड्रॉप आता है, इफ आई कैन से अगर थेफ्ट होता है, तो उसकी रीडिंग आपको देती है। तो आपको ये कंप्लीट जो डेटा होता है फ्यूल के रिगार्डिंग वो कंप्लीट आपको देती है। अब इसमें मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। से सपोज एक ही मॉडल के 2 गाड़ियां हैं कस्टमर के पास, एक की 3 की एवरेज आ रही है, एक की 3.5 या 4 की आ रही है। तो वो कैसे आपको डेटा मिलेगा? वो तभी मिलेगा जब आपको पता चलेगा कि फ्यूल का कंजम्पशन कितना हो रहा है। फ्यूल का कंजम्पशन आपने दोनों गाड़ियों में देख लिया, एक में 3 की एवरेज आ रही है, एक में 3.5-4 की आ रही है। तो आपको पता रहता है कि 3 वाला जो है या तो उसमें मेंटेनेंस की ज़रूरत है, या तो जो ड्राइवर है वो हार्श ड्राइविंग कर रहा है, या कुछ तो भी इशू है जिसकी वजह से उसका कंजम्पशन ज़्यादा है। तो वो एक्चुअली हम काउंट करेंगे वेस्टेज के अंदर। सो ये सिर्फ आपको फ्यूल की विजिबिलिटी नहीं दिया, ये आपको व्हीकल के मेंटेनेंस का भी टाइम बताया कि ज़रूर इस व्हीकल में कुछ इशू है इनसाइड और आउटसाइड पैरामीटर में, जिसकी वजह से इस व्हीकल की परफॉर्मेंस अच्छी नहीं आ रही है। तो आपने ऐसा कभी कुछ मैप किया आपके करंट क्लाइंट्स के साथ कि जो पहले हाँ। आपका डिवाइस यूज नहीं कर रहे थे और हाँ। बाद में जिन आपका डिवाइस यूज कर रहे हैं, जी।
तो क्या डिफरेंस देखने को मिला कि मतलब हाउ मच बिजनेस, कितना बिजनेस लूज कर रहे थे वो? सो जो ये डिपेंड करता है आपके कस्टमर टू कस्टमर। ठीक। आपको एक इंटरेस्टिंग इंसिडेंट बताता हूँ जो हुआ था रियल टाइम में। राइट। जो क्रेन ट्रांसफर होती है एक साइड से दूसरे साइड में, वो क्रेन रोड पे चल के नहीं जाती है, उसको एक ट्रेलर पे लोड किया जाता है और ट्रेलर के थ्रू वो जाती है दूसरे साइड पे। तो जब ये क्रेन ऑनगोइंग थी, तो जो ट्रेलर का ड्राइवर था उसको नहीं पता था कि क्रेन में फ्यूल सेंसर नाम की कुछ टेक्नोलॉजी लगी हुई है। उसने क्या किया, क्रेन के डीजल टैंक से 300 लीटर थेफ्ट कर लिया जब वो ट्रांजिट में था। अब क्रेन ने ना कुछ काम किया ना कुछ परफॉर्मेंस हुई, बट सडनली 300 लीटर उसमें से निकाल लिए गए। अब ये ट्रेलर के ड्राइवर ने किया। अच्छा। अब क्योंकि उसमें फ्यूल टेक्नोलॉजी लगी हुई थी, फ्यूल सेंसर लगा हुआ था, तो जो क्रेन का ओनर था उसको मैसेज चला गया कि इस पर्टिकुलर लोकेशन पे 300 लीटर का ड्रेन हुआ। उसमें अब जो ट्रेलर का ओनर था, क्रेन के ओनर ने ट्रेलर के ओनर को फोन किया, यार मेरे क्रेन से इस लोकेशन पे 300 लीटर डीजल निकला है, वो कैसे निकला? वो एग्जैक्ट वहीं पे उस ड्राइवर को पकड़ लिया गया। और 300 लीटर की अगर आप वैल्यू आज की डेट में देखोगे तो 85-90 रुपए है। अब आप सोच लो कितना सेविंग उसको सिर्फ उस इंसिडेंट से हुआ। अगर वो उसमें फ्यूल सेंसर नहीं लगा हुआ होता, वो ट्रेलर वहां पे क्रेन को डिलीवर करता और उसका काम खत्म। फिर किसने निकाला मुझे क्या पता। राइट। ड्राइवर तो कभी एक्सेप्ट नहीं करेगा कि उसने निकाला। और क्रेन वाला बोलेगा सर जब यहाँ से निकला था तो उसमें 400 लीटर था, यहाँ पहुंचने के बाद 100 लीटर, तो वो 300 लीटर गया कहाँ? अगर फ्यूल सेंसर नहीं लगा होता तो वो कभी भी नहीं पता चलता। राइट। ऐसे बहुत सारे इंसिडेंट्स होते हैं जिसमें ओनर को तुरंत पता चल जाता है कि हाँ यहाँ पे मेरा 50 लीटर गया, 100 लीटर गया। आप उसको आप मॉनेटरी वैल्यू में कन्वर्ट करोगे तो वो आपको बिगर पिक्चर दिखाएगी। तो क्या सिर्फ एक थेफ्ट मतलब चोरी ही एक वजह है नहीं। या और भी बहुत सारे मल्टीपल फैक्टर्स हैं? जैसा मैंने आपको बताया, चोरी तो एक मेजर प्रॉब्लम है। मैं सिर्फ अभी इंडिया की बात कर रहा हूँ। राइट। ऐसा नहीं है कि सिर्फ इंडिया में ही होता है, ये हम जहाँ भी काम करते हैं सभी जगह ये इशू है। बट अगर थेफ्ट को आप साइड में भी कर दो तो भी फ्यूल वेस्टेज फ्यूल थेफ्ट से ज़्यादा बड़ा इशू। मैं इसलिए उसको ज़्यादा बड़ा इशू कहूँगा क्योंकि अगर आपके डिवाइस में, आपके एसेट में फ्यूल सेंसर लगा हुआ नहीं है तो इसका मतलब है आपकी आंखें बंद है, आपको पता ही नहीं है कि हो क्या रहा है। और जब आपको पता ही नहीं है तो आप उसको मॉनिटर कैसे करोगे? जब आपको पता ही नहीं है कि आपको यहाँ पे 500 रुपये लगने हैं या 600 रुपये लगने हैं, तो आप एजम्पशन पे करोगे, तो वो कई बार 600 के ऊपर भी होगा, कई बार 500 के नीचे भी होगा। राइट। तो आज की डेट में डेटा इज द किंग। जितना ज्यादा डेटा आपके पास है उतना ज्यादा आप अपने बिजनेस को कमर्शियलाइज कर सकते हो ज्यादा से ज्यादा। राइट। तो फ्यूल सेंसर ये सब कुछ आपको प्रोवाइड करता है। ओके। तो ये टेलीमेटिक्स एग्जैक्टली क्या होता है और ये बिजनेस में कैसे काम आता है? सो टेलीमेटिक्स मैं कहूँगा जो हमारी इंडस्ट्री है उसका हार्ट है। अच्छा। क्योंकि टेलीमेटिक्स ये आपको कंप्लीट विजिबिलिटी देता है कि जो एसेट आपके पास है वो कहाँ है, क्या है, कैसे है और उसमें क्या हो रहा है। ये कंप्लीट जो टेक्नोलॉजी है वो टेलीमेटिक्स के अंदर आती है। फ्यूल सेंसर उसका एक पार्ट है। अच्छा। टेलीमेटिक्स के अंदर जीपीएस भी आ गई, सॉफ्टवेयर भी आ गया, टेम्परेचर सेंसर भी आ गया एंड ऑल अदर मल्टीपल प्रोडक्ट्स Okay. भी आ गए। सो ये कंप्लीट प्रोडक्ट्स टेलीमेटिक्स के अंदर आते हैं। ओके। और ये कंप्लीट प्रोडक्ट्स क्या करते हैं, ये आपको आपके व्हीकल का कंप्लीट विजिबिलिटी देता है। जो डैश कैम हो गया, वो डैश कैम भी टेलीमेटिक्स के अंदर ही आता है। ओके। सो डैश कैम अगर लगा हुआ है तो आपको विजुअल डेटा मिल रहा है, वो इम्पोर्टेंट है। जीपीएस से आपको पता चलता है कि किस एग्जैक्ट लोकेशन पे खड़ी है। मैं आपको एक बताता हूँ, ऐसे भी इंसिडेंट होते हैं जहाँ पे ड्राइवर और ओनर का थोड़ा डिस्प्यूट हुआ। ड्राइवर ने हाईवे पे गाड़ी खड़ी की और भाग गया। गाड़ी खड़ी की और भाग गया, बिना किसी को बताए वो गाड़ी खड़ी और भाग गया। अब वो वहाँ पे अगर जीपीएस आपका नहीं लगा हुआ है तो आप ढूंढोगे कहाँ पे छोड़ा है, बट जीपीएस लगा हुआ है तो पता है कि उसकी गाड़ी कहाँ खड़ी है। सही तो बात है। टेलीमेटिक्स के अंदर जीपीएस भी उतना ही इम्पोर्टेंट है जितना फ्यूल सेंसर इम्पोर्टेंट है। ओके। तो आप मतलब
जीपीएस पे मतलब टेलीमेटिक्स के सारे प्रोडक्ट्स पे काम करते नहीं, हैं? हम लोग फिलहाल सिर्फ फ्यूल सेंसर्स पे काम करते हैं। ओके सो हमारा प्रोडक्ट सिर्फ फ्यूल सेंसर्स में डील करता है। ओके। सो हम जितने भी मेजर प्लेयर्स हैं मार्केट में जीपीएस के, उनके साथ हमने अपना प्रोडक्ट इंटीग्रेट करके रखा हुआ है, ओके। क्योंकि फ्यूल सेंसर्स को जीपीएस की रिक्वायरमेंट है टू ट्रांसफर द डेटा। बेसिकली जो कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल है, जो सिम कार्ड्स हैं, वो जीपीएस में लगे हुए होते हैं। फ्यूल सेंसर में कोई भी ऐसा स्लॉट नहीं है जहाँ पे हम सिम कार्ड लगा सकते हैं। ओके टू कम्युनिकेट द डेटा फ्रॉम द क्लाउड, जीपीएस इज नेसेसरी। सो ओके फ्यूल सेंसर जीपीएस को डेटा भेजता है, जीपीएस डेटा को एज इट इज क्लाउड में भेजता है। ओके सो जीपीएस का वो काम रहता है। ओके। सो हम आर्किटेक्ट की जर्नी के बारे में डिस्कस करते हैं। ये कैसे स्टार्ट हुआ, हाउ बिग इज द कंपनी, एंड आप लोग कंपनी में क्या क्या कर रहे हो आज की तारीख में? सो मर्सीटेक की जर्नी 3.5-4 ईयर्स बैक चालू हुई। ओके जैसा मैंने आपको बताया कि मैं एक कंपनी में जॉब कर रहा था जो सिमिलर फील्ड में थी। सो जब मैं उसको हेड कर रहा था तो मुझे जो मार्केट्स में गैप दिखे, पहले तो मैंने कोशिश की कि मेरी जो कंपनी है जिसमें मैं काम करता था, उसके थ्रू मैं इन प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर पाऊँ। राइट। जैसे मार्केट इज मूविंग टुवर्ड्स ब्लूटूथ टेक्नोलॉजी नाउ, ओके बट दैट पर्टिकुलर कंपनी इज नॉट डीलिंग इन ब्लूटूथ टेक्नोलॉजी। सो मुझे मार्केट से ये फीडबैक मिलता था, सर मुझे ब्लूटूथ सेंसर ही चाहिए, आई विल नॉट वर्क विद द वायर सेंसर, बिकॉज उसमें फिर प्रॉब्लम्स अलग होते हैं, वो हम आगे बात करेंगे। सो पहले तो उस कंपनी से मैंने ये मांगा, वो नहीं हुआ। फिर मैंने मार्केट कंपनी को ये समझाने की कोशिश की कि इंडियन मार्केट इज ऑल टुगेदर डिफरेंट फ्रॉम यूरोपियन मार्केट। राइट। So if you want to work with the same mindset as you are doing in European market, it won't work in India. अब इंडिया में मर्सिडीज भी बिकती है, और इंडिया में मारुति भी बिकती है, और बीच में टोयोटा भी बिकती है। राइट। सो मैं ये चाहता था, कंपनी मेरे से एक्सपेक्ट कर रही थी कि मैं उनको टोयोटा की वॉल्यूम दूं, बट मर्सिडीज के प्राइस पे दूं। हाँ। तो दैट इज नॉट पॉसिबल। राइट। इफ यू वांट टू बी मर्सिडीज, देन आपको वॉल्यूम से कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा, क्योंकि मर्सिडीज के प्राइस पे टोयोटा की वॉल्यूम आ सकती है। वॉल्यूम नहीं आ सकती। बिल्कुल सही बात है। ठीक है। और कंपनी की एक्सपेक्टेशन वो थी, तो वहां पे भी मेरे थोड़े डिस्प्यूट हुए कि सर ठीक है, हमारे प्रोडक्ट, एक प्रोडक्ट है जो बहुत शानदार है, वो अच्छी बात है, बट क्या हम मिड रेंज का भी ला सकते हैं टू कैटर दोज कस्टमर्स जो इतना अफोर्ड नहीं कर पा रहे हैं, बट उनको फ्यूल सॉल्यूशन चाहिए। सो उनके लिए ला सकते हैं, तो उसके लिए भी अग्री नहीं हुई। सो फिर मैंने इसलिए फाइंड आउट करना शुरू किया कि इस प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व किया जाए। राइट। जो कस्टमर रिलायबल फ्यूल सेंसर्स चाहते हैं, बट वो इतना पे नहीं कर सकते हैं कि उनके बजट से ही बाहर हो जाए। सो फ्यूल सेंसर चाहिए सबको, राइट। बट बजट का इशू सबके साथ होता है। ओके सो करेंटली हम लोग मर्सिटेक्स में वो सॉल्व करने की कोशिश कर रहे हैं। हम हाई क्वालिटी प्रोडक्ट दे रहे हैं इन अ नॉमिनल बजट। ओके ओके, वी डोंट कॉल आवरसेल्फ द कॉस्ट इफेक्टिव प्रोडक्ट, बट वी कैन से दैट वी आर इन बिटवीन। ओके। हम बहुत ज़्यादा सस्ता भी नहीं है, हाँ। बट हम बहुत ज़्यादा महंगा भी नहीं है कि कस्टमर की रीच से बाहर हो जाए। ओके सो करेंटली मर्सिटेक इंडिया, अफ्रीका और मिडिल ईस्ट में ऑपरेशनल है। ओके इन 3 रीजन्स में हम फिलहाल सेल कर रहे हैं। हमारा अभी एक्सपेंशन का प्लान चल रहा है, जिसमें हम यूरोप और नॉर्थ अमेरिका को टारगेट करने जा रहे हैं। मैं आगे आपको बताऊंगा किस तरीके से हम वो प्लान कर रहे हैं। सो मर्सिटेक आज जिस पोजीशन पे है, अगर मैं कहूँ तो जो मेरे सुनने वाले हैं जो इस फील्ड को जानते हैं, जहाँ तक पहुँचने में कंपटीशन को 10 साल लगे हैं, वहाँ तक हम 3 साल में ही पहुँच गए उस वॉल्यूम में। वेरी नाइस। सो आई विल नॉट से कि हम बहुत अच्छा कर रहे हैं, बट हाँ, हम 3 साल में जितना अच्छा कर रहे हैं, उतना पहुँचने में दूसरों को कम से कम 8 से 10 साल लगे थे। ओके। सो अभी आप सिर्फ एक सिंगल प्रोडक्ट पे डील कर रहे हैं या यू हैव मल्टीपल सो SKUs? वी डील इन फ्यूल मॉनिटरिंग सॉल्यूशंस। उसमें एक सिंगल प्रोडक्ट नहीं है, 3 अलग अलग प्रोडक्ट है। राइट। वायर्ड सेंसर, जैसे मैंने बोला आपको कि वायर्ड टेक्नोलॉजी पे भी है, उसके लिए भी हमारे पास सेंसर है। ओके हमारे पास बेसिक फ्यूल सेंसर्स भी हैं जो हमारे कॉम्पिटिशन्स के पास हैं बेसिक। ओके एक हमारे पास है एडवांस टेक्नोलॉजी वाला फ्यूल सेंसर, जिसमें हम कस्टमर को टिल्ट एंगल और टेम्परेचर का भी फीचर देते हैं। ओके सो बेसिकली टिल्ट एंगल का फ़ायदा ये होता है कि अगर आपकी गाड़ी पहाड़ों पे चल रही है
तो वो इंक्लाइन और डिक्लाइन दोनों पोर्शन में चलेगी। बिल्कुल सही बात। जब गाड़ी इंक्लाइन होती है तो कई बार कस्टमर को अलर्ट मिल जाता है ड्रेन का कि आपकी गाड़ी से 30 लीटर 40 लीटर ड्रेन हुआ है, बट वो एक्चुअल नहीं होता है। हाँ। वो इसलिए होता है क्योंकि गाड़ी की पोजीशन वैसी है। हाँ। तो जब टिल्ट एंगल आपके सेंसर में होता है तो सेंसर एनालाइज करता है कि ये गाड़ी अभी इंक्लाइन पोजीशन में, डिक्लाइन पोजीशन में, तो उस हिसाब से वो डेटा प्रोसेस करके भेजता है। ओके। तो जो फॉल्स अलर्ट होते हैं, जो ड्रेन के अननेसेसरी अलर्ट्स कस्टमर को आते हैं, वो रिड्यूस हो जाता है। ओके। सो उससे डिस्प्यूट जो ड्राइवर और ओनर में होता है वो कम हो जाता है, राइट। डेटा मोर प्रोसेस्ड मिलता है और Right. एक्यूरेसी ज्यादा अच्छी मिलती ठीक है, आपने इस प्रोडक्ट के बारे में बताया, मुझे बाकी के जो आपके 2 एसक्यूज हैं इसके बारे में थोड़ा डिटेल बता पाएंगे कि ये प्रोडक्ट्स किस काम आता है? है। सो सारे प्रोडक्ट Yes. हमारे फ्यूल सेंसर्स के रिगार्डिंग ही है, फ्यूल टेक्नोलॉजी के लिए ही है। राइट। बस काम करने का तरीका अलग अलग है। Right. जैसे एडवांस सेंसर में मैंने आपको बोला टिल्ट का फीचर है, उसमें टेम्परेचर इनबिल्ट है। सो कस्टमर को फ्यूल का टेम्परेचर भी पता चलता है और गाड़ी की एंगल भी पता चलती है। ये एडवांस हो गया। राइट। उसके साथ बेसिक सेंसर्स है हमारे पास जो ऑलरेडी मार्केट में हैं। राइट। जो मैंने आपको बोला जो कंपटीशन के पास ऑलरेडी हैं। राइट। अब बहुत सारे कस्टमर ऐसे होते हैं जो बोलते हैं सर मैं ज़्यादा पे करने के तैयार नहीं हूँ, या मैं ज़्यादा पे नहीं कर पाऊंगा, या मुझे टिल्ट एंगल की ज़रूरत नहीं है, मेरा जनरेटर है, मुझे जनरेटर में लगाना। सो जनरेटर में एंगल का कोई इशू नहीं है। राइट। सो उस केस में अननेसेसरी मैं अपने एडवांस सॉल्यूशन उनको नहीं बेचूंगा। उस केस के लिए जो नॉर्मल सेंसर है हमारे SPBLE3 मॉडल का नाम है, वो मॉडल हम उनको पिच करते हैं। उसके साथ ही बहुत सारे ऐसे भी कस्टमर हैं जो बहुत लंबे टाइम से इस इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं, उनको आज भी ट्रस्ट वायर सेंसर पे ही आता है। अच्छा। कि भाई वायर के थ्रू अगर डेटा कनेक्टिविटी है तो वो ज़्यादा एक्यूरेट होगी, वो ज़्यादा रिलायबल होगी, तो आई वांट वायर्ड सेंसर्स ओनली। बट दैट इज द मिथ, दैट इज नॉट द केस। ओके। बट ऐसे भी हैं बहुत तो ये कस्टमर। वायर कहाँ पे जाके रखता है? सो ये वायर थ्रू केबल वो कनेक्ट होता है जीपीएस में। ओके। सो दो टेक्नोलॉजी पे काम करती है फ्यूल सेंसर्स। एक हो गई ब्लूटूथ टेक्नोलॉजी जो मैंने आपको बताया कि डेटा ट्रांसमिशन होता है ब्लूटूथ के थ्रू। राइट। और दूसरी होती है वायर टेक्नोलॉजी जिसमें सेंसर को हम वायर के थ्रू कनेक्ट करते हैं जीपीएस से। सो वो कंप्लीट केबलिंग की जरूरत होती है एसेट के नीचे से, वो कंप्लीट केबल जाकर जीपीएस में कनेक्ट होती है। ओके। सो इन नॉर्मल लैंग्वेज में आपको बताऊं तो जैसे इंटरनेट कनेक्टिविटी में लैन के थ्रू भी आप कनेक्ट कर सकते हो और वाईफाई के थ्रू भी Right. कनेक्ट कर सकते हो। राइट। दोनों में बहुत ज्यादा आपको फर्क नहीं मिलना, सिर्फ कम्युनिकेशन का मीडियम चेंज हो जाता है। बस वही सेम चीज है ब्लूटूथ सेंसर्स में Got और it. वायर्ड सेंसर्स में। एक और है जो मेजर डिफरेंस है, वायर्ड सेंसर में एक्सटर्नल बैटरी की जरूरत नहीं होती है। ओके। सो उसमें अलग इश्यूज होती हैं। ब्लूटूथ में बैटरी की आपको जरूरत होती है। सो जब एडिशनल आप बैटरी डालती हो तो उसके एक सर्टेन लाइफ होता है। हमारे केस में 5 साल तक की उसकी लाइफ होती है। ठीक है, 5 साल से ज्यादा भी चलता है कई बार, बट ऑन एन एवरेज आई कैन से 5 साल की उसकी लाइफ होती है। 5 साल के बाद आपको बैटरी चेंज करनी पड़ती है। राइट। केबल वाले में इशू ये आता है कि क्योंकि ड्राइवर बहुत ज्यादा इरिटेटेड होता है कि भाई जो वो पहले कर रहा था वो अब कर नहीं पाता है। हाँ। सो वो वायर कट कर देता है। अब वायर कट कर देता है तो उसके बाद जब ओनर पूछता है यार ये वायर कैसे कट हो गया, अब उस केस में फिर ड्राइवर बोलता है सर मुझे नहीं पता, हाँ। चलाते समय कुछ आ गया होगा, चूहे ने काट दिया, किसने काट दिया मुझे नहीं पता। आपके पास कुछ है तो नहीं ठोस कि भाई किसने काटा। सही बात। तो ये लिमिटेशंस वायर वाले में है, ये ब्लूटूथ वाले में नहीं है। लेकिन ब्लूटूथ वाले में लिमिटेशन ये है कि 5 साल 6 साल के बाद तो आपको बैटरी चेंज करनी है। सो दोनों की अपने अपने एडवांटेज हैं, अपने अपने लिमिटेशंस। ओके। एंड ये जो तीनों आपने एक्सक्यूज बताए, ये तीनों की इंडिविजुअल प्राइसिंग कैसी होती है? एंड ये जो भी आपका क्लाइंट है उसको किस तरीके से बेनिफिट करेगी? मतलब मैं दोनों चीज समझना चाह रहा हूँ। सो बेनिफिट तीनों में सेम है। ठीक है, आपको फ्यूल की विजिबिलिटी तीनों प्रोडक्ट में आपको मिलती है। प्राइसिंग की बात करूं तो ज़्यादा फर्क नहीं है। जो बेसिक सेंसर्स हैं उसमें और एडवांस सेंसर में ज़्यादा फर्क नहीं है, 300-400 रुपये का फर्क रहता है। अच्छा। तो अगर मैं बोलूँ हमारा 90% क्या सेल होता है तो 90% एडवांस्ड सेंसर ही सेल होता है। ओके। बिकॉज आप सेंसर लगाते हो तो आप एक बार लगाते हो एटलीस्ट 5 ईयर्स के लिए, तो आप वो 400-500 का गैप नहीं देखोगे कि यार 5 साल के लिए मैं लगा रहा हूँ, मैं 400 रुपये सस्ता वाला कर दूँ।
सेंसर की लाइफ 5 साल होती है आप ये बोल सेंसर की लाइफ नहीं, मैं बोल रहा हूँ बैटरी की लाइफ। बैटरी की लाइफ। ओके सेंसर की लाइफ तो और ज्यादा होती है। ओके अगर कोई डिस्टरबेंस, एक्सटर्नल डिस्टरबेंस नहीं है तो सेंसर तो आपके 10 साल भी चलेंगे, ओके कोई इशू नहीं है, ओके 15 साल भी चल सकते ओके हैं। बैटरी की लाइफ में बोल रहा हूँ कि बैटरी हैज अ लिमिटेशन। ओके वो हम इतना बड़ा नहीं कर सकते हैं फ्यूल सेंसर में कि वो 10 साल 15 साल ओके चले, ओके। तो वो 5 साल की बैटरी की लाइफ होती है। तो प्रोडक्ट कितने का है आपका, एंड अगर हम बैटरी रिप्लेस करते हैं तो उसका क्या कॉस्ट आता है? सो प्रोडक्ट का कॉस्ट मैं नहीं बता पाऊंगा आपको, बिकॉज हमारी जो इंडस्ट्री वर्क करती है Okay. वो अलग तरीके से वर्क करती है। हमारी इंडस्ट्री फिक्स एमआरपी पे वर्क नहीं करती है। ओके ठीक है। सो जैसा मैंने आपको बताया कि हम सेल करते हैं सिस्टम इंटीग्रेटर्स को, जो है मिडिल में एंड कस्टमर और हमारे। सो हम सिस्टम इंटीग्रेटर को फ्यूल सेंसर सेल किए, बट सिस्टम इंटीग्रेटर ने क्या किया, उस फ्यूल सेंसर को जीपीएस के साथ क्लब किया, डिफरेंट अलग टेलीमेटिक्स प्रोडक्ट्स के साथ क्लब किया, सॉफ्टवेयर के साथ क्लब किया, और फिर एंड कस्टमर को उसने पिच किया। ओके ओके। सो उस केस में अलग अलग प्राइसिंग, अलग अलग कस्टमर, अलग अलग वॉल्यूम के हिसाब से प्राइसिंग डिसाइड होती है। अब 50 एसेट अगर किसी के पास है तो उनकी प्राइसिंग ऑब्वियसली डिफरेंट होगी जिनके पास 5000 है, क्योंकि सारा खेल वॉल्यूम का है। सो जो एंड कस्टमर को प्राइसिंग डिसाइड करते हैं वो ये सिस्टम इंटीग्रेटर डिसाइड करते हैं। हम सिर्फ सिस्टम इंटीग्रेटर को सेल करते हैं, उसमें भी वॉल्यूम पे फर्क पड़ता है, बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ता है, बट ऑब्वियसली जो हमसे बहुत ज्यादा परचेस कर रहे हैं उनको मुझे कुछ तो एडवांटेज देना पड़ता है प्राइसिंग। ओके सो इसलिए मैं प्राइसिंग को खुल के नहीं बता सकता हूँ कि क्या है, क्योंकि अलग अलग लोगों के लिए, अलग अलग मार्केट के लिए, डिपेंड्स ऑन द सिचुएशन, डिपेंड्स ऑन द सिनारियो, प्राइसिंग अलग होती है। अब किसी को पहाड़ों में लगवाना है, उनके एसेट पहाड़ों में, तो ऑब्वियसली उनका प्राइस दूसरा होगा, क्योंकि कस्टमर को वहां तक जाना है, लगाना है, और उनको सर्विस भी देनी है बाद में, तो उसका प्राइस अलग होता है। मुंबई में कोई बैठा हुआ है, दिल्ली में कोई बैठा हुआ है, तो वहां पे सर्विस और बाकी सब चीजें आसान होती है, तो उसके लिए प्राइसिंग अलग होती तो मैं एंड कंज्यूमर के पॉइंट ऑफ व्यू से समझना चाह रहा हूँ कि फॉर एग्जांपल उसके नॉर्मल ऑपरेशंस में दिन का 100 रुपये का खर्चा है, ये प्रोडक्ट लगाने का उसको एक एक्स कॉस्ट आएगा, Right. एक एक्स कॉस्ट जो उसका बढ़ा, Right. तो जो वो 100 रुपये डेली खर्च कर रहा था उसमें उसको क्या बेनिफिट मिलेगा ये एक्स कॉस्ट लगाने के बाद? मैं वो कैलकुलेशन समझना चाह रहा था। वो कैलकुलेशन जो हो गया वो डिपेंड करता है कस्टमर टू कस्टमर, पहली चीज। दूसरी चीज, जो हमारे प्रोडक्ट का रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट हो गया, अगर सिर्फ हमारे प्रोडक्ट का कॉस्ट देखें वो तो पहले महीने में ही निकल जाता है। अच्छा बट अगर पूरे सॉल्यूशन पर अगर आप रिटर्न देखो तो वो 3 महीने में हो जाता है। वो मैं समझाता हूँ कैसे। राइट अगर 400 लीटर का टंकी है किसी के पास, ठीक है, एक गाड़ी है जो 400 किलोमीटर चल रही है दिन में, अब उसका ड्राइवर अगर 10% भी थेफ्ट कर रहा है एक रूट में, जो मिनिमम वॉल्यूम होती है 40 लीटर वो निकालता है, आज की डेट में अगर 40 लीटर की वैल्यू में देखूं तो 3600 रुपये लगभग हुए। ठीक है, 3600 रुपये हुए एक ट्रिप का। अब वो एक ट्रिप को एक दिन में कवर कर रहा है या 4 दिन में कवर कर रहा है, दैट्स अ डिफरेंट थिंग। ऐसे वो ट्रिप 10 लगाता है महीने में, तो उस 36 को आप 10 से मल्टीप्लाई कर दो तो 36,000 रुपये हो गए। तो जो हमारा प्रोडक्ट है वो 36,000 से काफी कम में कॉस्ट करता है कस्टमर को। ओके सो ये डिपेंड करता है कस्टमर टू कस्टमर, क्योंकि अगर किसी के पास ये इशू हो रही है जो जनरल इश्यूज हैं तो उसकी रिकवरी हो गई 1 या 2 महीने में ही। अगर किसी कस्टमर के पास ऐसा थेफ्ट का इशू नहीं है, उसको मॉनिटर करना है कि वेस्टेज कितना हो रहा है, राइट तो वेस्टेज वाली केस में कम होता है। अगर एक ट्रिप चल रही है उसमें वेस्टेज 5 से 10 लीटर का होता है, ठीक है, तो अगर 10 लीटर का बोलो तो 900 रुपये हुए, तो उस केस में 3 से 4 महीने लग गए रिटर्न आने में। तो अगर थेफ्ट रुक रहा है तब तो पहले महीने में ही आपका पैसा रिकवर हो गया, जो हमारा सॉल्यूशन का कॉस्ट है। गॉट इट। और अगर वेस्टेज कंट्रोल हो रहा है तो 3 से 4 महीने में आपके पैसे रिकवर हो जाते हैं। और वारंटी जो हम सेंसर की देते हैं वो 5 साल की देते हैं। अच्छा तो अब आप समझो कि आपने सेंसर लगाया, आपका उसका रिटर्न 3 से 4 महीने में ही आ गया, उसके बाद का जो टाइम है वो फ्री में आपको विजिबिलिटी मिल रही है। गॉट इट गॉट इट। ये तो जो आपकी कंपनी है मर्सीटेक, ये आपके कॉम्पिटिटर्स से कैसे अलग है? आपका मेन यूएसपी क्या है? हमारा जो मेन यूएसपी है, फर्स्ट थिंग इज सपोर्ट सिस्टम। हमारा सपोर्ट सिस्टम बहुत अच्छा है। सेकंड यूएसपी है जो हम वारंटी क्लेम देते हैं कस्टमर्स को, हमारी अनकंडीशनल वारंटी होती है। ओके अगर सेंसर में कोई फिजिकल डैमेज नहीं है, अगर कोई एक्सटर्नल डैमेज नहीं किया गया फ्यूल सेंसर में, तो हम उसको 1-to-1 रिप्लेसमेंट देते हैं। ऐसा हमारा सिस्टम नहीं है कि आप हमें सेंसर वापस भेजोगे, हम अपने इन हाउस पहले टेस्ट करेंगे,
रिपेयर करेंगे, फिर वही प्रोडक्ट वापस भेज देंगे, ऐसा हम नहीं करते। अगर प्रॉब्लम आ रहा है वो हमसे कांटेक्ट करते हैं, इसमें ये प्रॉब्लम आ रहा है, हम डेटा क्लाउड पे चेक करते हैं। अगर डेटा हमें दिखता है कि हाँ डेटा वाइज ये इनएक्यूरेट है, इस प्रोडक्ट में प्रॉब्लम है, हम उसको बोलते हैं आप कस्टमर का रिप्लेस कर दो, विल प्रोवाइड यू द रिप्लेसमेंट विदाउट एनी क्वेश्चन आस्क्ड। ओके। ये एक है। तीसरा तो हमारा प्रोडक्ट ही अपने आप में डिफरेंशिएशन है, बिकॉज जो फीचर्स हम प्रोवाइड करते हैं अपने सेंसर में, वो अभी मार्केट में अगर आप देखोगे तो हमसे 1.5 गुना ज़्यादा में प्रोवाइड करता है जो कंपटीशन। ओके। ठीक है, तो जो ये टिल्ट एंगल है, जो टेम्परेचर है, इन सब की वजह से जो फॉल्स अलर्ट आते हैं कस्टमर्स को, कस्टमर के जो सर्विस कॉल्स होते हैं वो बहुत कम हो जाते हैं। सो जो हमारा प्रोडक्ट है उसमें ही बहुत ज़्यादा डिफरेंशिएशन है, बिकॉज उसमें टिल्ट है, उसमें टेम्परेचर है। एंड जब हमारा कस्टमर देखता है हमारे सेंसर को और दूसरे सेंसर को, जो हमारे प्रोब की थिकनेस है वो 20 mm की है। मतलब थिकनेस में समझाऊं तो जो प्रोब डीजल के अंदर जाता है राइट। उसकी थिकनेस, वो थिकनेस हमारी काफ़ी अच्छी है। ओके। सो अगर वेट वाइज मैं बताऊं तो वेट से आपको बिल्ड क्वालिटी का अंदाज़ा होगा। जो हमारे सेंसर की वेट है वो 800 ग्राम टू 900 ग्राम है, वेरएज जिनसे मैं कंपेयर कर रहा हूँ उसकी जो सेंसर की वेट है वो 500 से 600 ग्राम है। तो इससे आप समझ जाओ कि बिल्ड क्वालिटी में कितना फर्क है दोनों में। राइट। सो प्रोडक्ट इटसेल्फ इज अ डिफरेंशिएशन, सपोर्ट हमारा एक डिफरेंशिएशन है, एंड जो मार्केट में हमारी रीच है, जो हम प्रोवाइड करते हैं कस्टमर को, हम एक और चीज़ करते हैं जो कंपटीशन नहीं करता है, दैट इज द इंस्टॉलेशन सर्विसेज वी प्रोवाइड। अच्छा। पैन इंडिया, अगर सपोज कोई मुंबई का कस्टमर है, ठीक है, उसके एसेट हैं नॉर्थ ईस्ट में, तो उसके पास इतने लोग नहीं होते हैं कि वो नॉर्थ ईस्ट में बेचकर अपना कर पाए। उस केस में वो हमसे कांटेक्ट करता है, पूछता है सर क्या आप हमें वहाँ सपोर्ट दे पाओगे? हम बोलते हैं बिल्कुल। तो जो ये आपका प्रोडक्ट है, ये आप खुद मैन्युफैक्चर कर रहे हैं या आप कहीं से सोर्स कर रहे हैं प्रोडक्ट? सो जब हमने मर्सिटेक शुरू किया था, राइट। तब हम कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग करा रहे थे एक यूक्रेन की कंपनी से। ओके। सो इनिशियली हमने वो स्टार्ट किया, फिर हमने ये प्लान किया कि मार्केट अभी थोड़ा हमारा इंक्रीज हो गया, हम क्यों ना अपनी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट डालें इंडिया में। सो हमने उस हिसाब से प्लान किया, हमने एमपी गवर्नमेंट से बात करी, थोड़ा उनसे बात चला, लैंड एक्विजिशन की बात चली, वहाँ तक भी हम पहुँच गए। पर सॉरी, हो सकता है कुछ लोगों को ये बुरा लगे सुनने में, पर जब हम डिफरेंट कंट्रीज में काम कर रहे होते हैं, अफ्रीका में या मिडिल ईस्ट में काम कर रहे हैं, तो टेक्नोलॉजिकल प्रोडक्ट में अभी भी मेड इन इंडिया प्रोडक्ट का, स्पेशली टेलीमेटिक्स यूनिट में, क्योंकि यहाँ से कोई है नहीं, तो कस्टमर को वो कॉन्फिडेंस नहीं आ पा रहा था ओके। कि अगर ये मेड इन इंडिया प्रोडक्ट रहेगा तो क्या ये उतना ही रिलायबल रहेगा जितना मेड इन यूरोप का है या मेड इन रशिया प्रोडक्ट है। क्योंकि अगर फ्यूल सेंसर में देखोगे आप तो 90% आर मेड इन रशिया। ओके। बिकॉज ये ओरिजिनेट वहां से हुई थी। ओके। तो जब कोई प्रोडक्ट कहीं से ओरिजिनेट होता है तो नेचुरली जो मार्केट डेवलप होता है वो उसके आसपास ही होता है, क्योंकि वहीं से लोग निकल के फिर अपनी यूनिट चालू करते हैं, फिर वो ब्रांचेस बनते जाते हैं। सो ये चीज़ होती है। सो अब जब हम वहाँ काम कर रहे थे अफ्रीका में या मिडिल ईस्ट में, तो हमें बहुत मल्टीपल पार्टनर से ये फीडबैक आया कि सर वी हैव टू चेक कि कैसे कस्टमर एक्सेप्ट करेंगे उसको। ओके। सो हमने सोचा रेदर देन इन्वेस्टिंग हियर इन मैन्युफैक्चरिंग, क्योंकि एक मैन्युफैक्चरिंग यूनिट डालने में बहुत ज़्यादा हमें इन्वेस्ट करना था, राइट। और अगर इन्वेस्ट करने के बाद या आपको पहले ही मुझे ये समझ में आ रहा है कि इसमें मुझे चैलेंजेस बहुत ज़्यादा आने वाले हैं, इसलिए नहीं कि हम अच्छा बना नहीं सकते हैं, हाँ। इसलिए क्योंकि हम फर्स्ट मूवर रहेंगे, हाँ। उसके एडवांटेज होते हैं, उसके डिसएडवांटेज भी होते हैं, मार्केट नहीं कर पाओगे। पर शायद हम वो डिसएडवांटेज लेने को तैयार नहीं थे उस टाइम। ओके। तो फिर मैं और मेरे पार्टनर दोनों रशिया विजिट पे गए, 2 बार गए। हमने वहाँ मल्टीपल कंपनीज से बात करी, बहुत सारी कंपनीज वहाँ पे थी जो यूरोपियन कंट्रीज को प्रोवाइड करती थी फ्यूल सेंसर। ओके। सो जब ये वॉर कंडीशन हुई तो वो ऑलमोस्ट बैंकरप्ट वाली सिचुएशन में गई, तो उस अपॉर्चुनिटी को हमने ग्रैब किया, और जो वहाँ एक कंपनी थी जो अप्रॉक्स 17-18 ईयर से फ्यूल सेंसर्स का बिजनेस कर रही थी,
प्रोडक्ट की क्वालिटी काफ़ी अच्छी थी, हम्म, उसमें चेंजेस की मुझे बहुत कम मिनिमम रिक्वायरमेंट थी, तो हमने उसको एक्वायर किया, अच्छा, नॉट 100% एज ए पार्टनर। ओके, तो जब हमने वहाँ पार्टनर में एक्वायर किया तो हमारे पास वो विंडो ओपन हो गया कि हम सेंसर में जैसा चाहें वैसा चेंज कर सकते हैं, जो चाहे वो इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। सो इस वजह से आज हमारे प्रोडक्ट में कोई भी छोटा से छोटा चैलेंज आता है तो मुझे उसे वो सॉल्व करने में ज़्यादा अच्छा। टाइम नहीं लगता है, क्योंकि हमारी खुद की है। समझ गया। सो जब आपकी खेती खुद की होती है तो फसल क्या उगानी है वो आपको समझ में आता है। तो मतलब यू ओन योर ओन Yes. मैन्युफैक्चरिंग इन Yes. रशिया बेसिकली। Yes. So it's not completely, it's a partnership between Okay. Russian company and our company. गॉट इट। So बट वो जो यूनिट है दैट hmm. इज मेकिंग प्रोडक्ट्स ओनली फॉर मर्सिटेक। No. So that's making sensors for Mercitech as well as multiple other companies in different countries. ओके, So वो जहाँ भी सेल करती है ऑब्वियसली बिकॉज हमारी ही है वो यूनिट भी, तो उसका हाँ, प्रॉफिट भी हमें ही आता है। ओके, But as a brand, Mercitech is completely different. As a manufacturing unit, we are completely different. ओके, So manufacturing unit का काम है मैन्युफैक्चर करना, वो Mercitech को भी देती है, वो हाँ, डिफरेंट अदर भी देती है, बट वो रिक्वायरमेंट पे डिपेंड करता है। गॉट इट, जैसे ये टिल्ट एंगल वाला हम किसी को नहीं देते हैं, जो ओके, हमारा एडवांस सेंसर है वो सिर्फ हमारे लिए ही है, ओके, वो हम किसी और को नहीं देते हैं। ओके, जब कोई और आता है वो बोलता है उनके नाम से सेंसर चाहिए तो डेफिनेटली देते हैं, हाँ, बट वो मैन्युफैक्चर अलग तरीके की होती है, अलग डिजाइनिंग होती है, गॉट वो इट, अलग कस्टमर की जैसी रिक्वायरमेंट आती है उस हिसाब से मैन्युफैक्चर होती है। ओके, सो मैन्युफैक्चरिंग यूनिट अगर रन करनी है तो ये करना पड़ेगा आपको। ऑफ कोर्स। तो मैं ये समझना चाह रहा हूँ कि देन हाउ मर्सिटेक प्रोडक्ट्स आर डिफरेंट फ्रॉम देयर कॉम्पिटिटर्स, क्योंकि आप और लोगों को भी बना कर दे रहे हो राइट, और मर्सिटेक के लिए भी बन रहे हैं, राइट। तो फिर आपके प्रोडक्ट्स आपके कंपटीटर से एकदम अलग कैसे हैं? सी आपको बताता हूँ, मर्सिटेक के एक डिफरेंट पैरामीटर्स है राइट, जिस पे हम अपना प्रोडक्ट बनाते हैं, हम्म, ठीक है। अब एक ही कंपनी में वॉक्सवैगन में बहुत सारी गाड़ियाँ आती हैं अलग अलग, हम्म, ठीक है। सबकी क्वालिटी तो सेम नहीं होती है, हम्म, बनती सभी की प्लांट में, हम्म, लेकिन सबकी प्रोडक्ट की क्वालिटी अलग अलग होती है, हम्म, ठीक है। अब जो ओप्पो है वो ओप्पो भी बनाता है, हम्म, वो और भी वन प्लस भी बनाता है और भी डिफरेंट है राइट, मोबाइल्स, लेकिन सबकी क्वालिटी तो सेम नहीं है। हम्म, डिपेंड करता है कि कौन सा मैन्युफैक्चरिंग यूनिट आकर हमसे क्या बनवा रहा है गॉट एज अ इट, मैन्युफैक्चरिंग यूनिट। गॉट इट, अगर वो मुझे बोल रहा है सर मैं आपको बहुत ज़्यादा पैसा दूंगा, आप मेरे को 20 mm की जगह 30 mm का प्रोब दो, हम्म, ऑल्दो इसके रिक्वायरमेंट नहीं है बट हाइपोथेटिकली आई एम सेइंग, गॉट तो इट, मैं वो भी दे दूंगा, हम्म, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। मर्सीटेक कैसे उनसे अलग है, क्योंकि मर्सीटेक में जो क्वालिटी हमने लगाई हुई है वो बेस्ट इन क्लास है, गॉट इट, बिकॉज वी कंट्रोल द प्राइसिंग, ओके, ठीक है। तो बिकॉज वी होल्ड द मैन्युफैक्चरिंग यूनिट, तो हमारी जो प्राइसिंग है वो हम कंट्रोल कर सकते हैं। राइट, हम 5,000 रुपए में वो दे सकते हैं जो सामने वाला 5,000 रुपए में नहीं दे सकता है, बिकॉज उनको हमें पे करना है गॉट इट, फिर प्रोडक्ट बनवाने। गॉट बट हमारे केस में अंतर ये है कि हम प्राइसिंग कंट्रोल कर सकते हैं विद बेटर क्वालिटी, इट, बिकॉज अपनी कंट्रोल है उस हिसाब से मैन्युफैक्चरिंग यूनिट पे भी अपने प्रोडक्ट पे भी। तो हमें कुछ छोटा भी इशू आता है तो हमें किसी के पास जाना नहीं है राइट, कि सर ये सॉल्व करके दो, ठीक है। वेरस जिनको हम बना कर देते हैं वो हमारे पास आएंगे तो उसका एक प्रोसेस रहेगा राइट, कि सर मुझे ये चेंज करवाने हैं, उसका एक प्रोसेस रहेगा, मैं कैलकुलेट करूंगा, मैं कैलकुलेट करके बताऊंगा कि भाई इतनी कॉस्टिंग आपको एडिशनल देनी पड़ेगी या इतना ये देना पड़ेगा तभी हम चेंज कर सकते हैं। वेरस मर्सिटेक के साथ वो केस सीन नहीं है, ओके, ठीक है। तो हमें पता है एज अ मैन्युफैक्चरर कि मर्सिटेक में हम क्या कंपोनेंट यूज कर रहे हैं, किस तरीके से सेंसर हम बना रहे हैं। तो आप तो जैसे इंपोर्ट कर रहे हो इसको तो आपको ऑफ कोर्स वैसे इंपोर्ट ड्यूटीज भी देनी पड़ती सब होंगी, कुछ देनी पड़ती है सर। एंड तो क्या वॉल्यूम है आज की तारीख में? मर्सिटेक की वॉल्यूम बात करूँ तो मंथली कितना वॉल्यूम कर रहे हो अभी? सो इन इंडिया अगर मैं बात करूं तो अप्रॉक्स 1500 to 2000 सेंसर्स हम हर मंथ सेल कर रहे हैं इंडिया में। ओके, लाइकवाइज अगर मिडिल ईस्ट की मैं बात करूं तो अप्रॉक्स 700 हम मिडिल ईस्ट में कर रहे हैं, ओके, एंड अफ्रीका में बात करूं तो अगेन 1500 अप्रॉक्स नंबर हम अफ्रीका, अफ्रीका जो रीजन में कर रहे ओके, हैं। सो ये 2000 का यूनिट का जो नंबर्स है वो सुनने में छोटा लग सकता है बट इट्स अ बिग हाँ हाँ, नंबर। बिग नंबर Okay. आपकी इंडस्ट्री के हिसाब So से दैट्स अ वेरी बिग नंबर we come in top 2 players इन in इंडिया, India. So हमसे ज़्यादा सिर्फ एक कंपनी बेच रही है ओके, और हम सेकंड नंबर पे in terms of unit of sales. ओके,
And I can say in terms of turnover as well, in fuel sensor industry we are second Okay. as of now. But जिस स्पीड से हम जा रहे हैं सर, होपफुली Exactly. हम बहुत जल्दी क्रॉस करेंगे। बस मेरा सवाल वही था कि जो मार्शटेक के ऑपरेशंस है हाँ। इसके बारे में आप थोड़ा बताओ, एंड क्या आपकी वो स्ट्रैटेजी है दैट यू वांट टू बी द लीडर इन नॉट ओनली इन इंडिया बट Right. अक्रॉस द वर्ल्ड। सो इस बिजनेस को रन करने के लिए दो पैर हैं, एक है प्रोडक्ट, दूसरा है सर्विस एंड सपोर्ट। गॉट इट। हम दोनों पे फोकस उतना ही अच्छा करना चाह रहे हैं। हमारे दो ऑफिसेज हैं, एक इंदौर में है, एक मुंबई में है। ओके। सो दोनों जगह से हमारे ऑपरेशंस रन होते हैं, सर्विस पार्ट पे भी और प्रोडक्ट पार्ट पे भी। प्रोडक्ट हमने ऑलरेडी क्रैक कर लिया है कि प्रोडक्ट में क्या चाहिए, मार्केट में रिक्वायरमेंट क्या है, और प्रोडक्ट की क्वालिटी हमने बहुत अच्छी की हुई है। इस वजह से आज जो भी कस्टमर हमारे साथ जुड़ रहे हैं वो हमारे साथ फिर स्टिक कर रहे हैं। हमारे जो कस्टमर्स का चर्न रेट है वो बहुत ही कम है, बहुत ही मिनिमम 1 या 2 कस्टमर हैं जो हमसे लेते थे बट अब नहीं ले रहे हैं किसी भी कारण से। ओके। सो इस स्पीड से अगर मैं जाता रहूं तो मैं कह सकता हूं, ईजिली कह सकता हूं मैं, कि इन इंडिया मैक्सिमम इन 3 to 4 years वी विल बी नंबर 1। ओके। ओके, सो ये मैं एरोगेंसी से नहीं कह रहा हूँ कि वी विल बी नंबर 1, बिकॉज हमने वो बॉक्स टिक किए हैं जो बॉक्स चाहिए इस बिजनेस को रन करने के लिए। बेस्ट प्रोडक्ट वी आर हैविंग, ओके। दैट्स बॉक्स इज टिक। सेकंड थिंग इज सर्विस पार्ट। राइट। सर्विस पार्ट के लिए जो कस्टमर्स को रिक्वायरमेंट है इंस्टॉलेशन की, हम वो देते हैं। अगर हमसे कोई कस्टमर कहता है कि सर इस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट में मुझे आपकी ज़रूरत है, कि इस प्रोडक्ट में मुझे आपकी ऐसी ऐसी हेल्प लगेगी, किसी भी टाइप की हेल्प हो सकती है, वो हेल्प हम करने को रेडी हैं। वारंटी को लेकर, सपोर्ट को लेकर हम ऑलरेडी वो बॉक्स टिक किए हुए हैं कि हम अपने कस्टमर्स को बोलते हैं सर आपको हमसे पूछने की ज़रूरत नहीं है कि क्या मैं कस्टमर के लिए रिप्लेस कर दूं। आपको लगता है, आप भी इतने टाइम से काम कर रहे हो, आपको समझ में आ गया कि सेंसर में फॉल्ट है, आप मेरे से बिना पूछे भी रिप्लेस कर दो। राइट। आई विल आस्क नॉट अ सिंगल क्वेश्चन टू यू एंड आई विल रिप्लेस द सेंसर। सो ये कॉन्फिडेंस हम ऑलरेडी अपने कस्टमर्स को दे चुके हैं। सो ये जो बॉक्सेस होते हैं, प्राइस वाइज वी आर वेरी वाइज। हम बहुत ज़्यादा सस्ते नहीं हैं, हम बहुत ज़्यादा महंगे भी नहीं। हम उसी ब्रैकेट में फॉल करते हैं जहाँ पे कस्टमर को कोई इशू ना करने में। इन सब पैरामीटर्स की वजह से मैं कह सकता हूँ यस, वेरी सून। और जिस रन रेट से हम जा रहे हैं उस रन रेट से इंडिया में तो नंबर 1 हो जाएंगे हम। इन टर्म्स ऑफ सेल्स में बात कर रहा हूँ, एंड वर्ल्ड वाइड इट विल टेक टाइम। ओके। बिकॉज हमारी एक कैपेसिटी है, उस हिसाब से थोड़ा टाइम तो लगेगा। तो आपके हिसाब से टेलीमैटिक्स का फ्यूचर क्या है, नॉट ओनली इन इंडिया बट अक्रॉस द वर्ल्ड? सो टेलीमैटिक्स का फ्यूचर अगर मैं बोलूँ तो ये नेसेसिटी होने वाली है। ओके। ठीक है, अभी जो कस्टमर्स इग्नोर भी करते हैं यार नहीं है ज़रूरत, वो भी बहुत जल्दी लेंगे, क्योंकि आने वाले टाइम में जितना ज़्यादा डेटा आपके पास है, जितनी ज़्यादा आपके पास विजिबिलिटी है, उतना अच्छा कंट्रोल आपको आपके बिजनेस में है। ये मैं आपको बताना चाहूँगा, जब आज से 15 साल पहले, 20 साल पहले जब जीपीएस आया था इंडस्ट्री में, राइट, तो उस समय जो आज की डेट में फ्यूल सेंसर्स फेस कर रहे हैं, उस समय जीपीएस फेस किया करते थे। तो जीपीएस में क्या होता था, ड्राइवर्स जीपीएस निकाल देते थे, वायर कट कर देते थे, क्योंकि उनको लगता था अब मुझे देख रहा है ओनर, मैं नहीं बताना चाहता हूँ कि मैं कौन सा टर्न लिया, मैंने कितनी देर में पहुंचा, मैंने, तो उस समय वो जीपीएस कट कर देते थे। बट स्लोली इन डाउन द लाइन क्या हुआ, आज हर गाड़ी ऑलमोस्ट जीपीएस से इक्विप्ड है। सेम चीज हो रही है आज फ्यूल सेंसर में, कि फ्यूल सेंसर लगाते हैं, कई बार होता है ड्राइवर, जो मैंने आपको बताया कि गाड़ी खड़ी करके भाग गया, वो गुस्सा हो गया, गाड़ी खड़ी करके भाग गया, उसने बोला यार जब मैं चोरी नहीं कर सकता हूँ मैं आपके पास काम नहीं करूँगा। पर जिस हिसाब से इंडस्ट्री बढ़ रही है आगे, जब आपके पास भागने की जगह नहीं होगी तो आप रुक जाओगे। ठीक है, तो फ्यूल सेंसर का मार्केट उस हिसाब से बढ़ रहा है कि धीरे धीरे सारे कस्टमर एक्सेप्ट कर रहे हैं। जब सारे कस्टमर एक्सेप्ट करेंगे तो फिर आपके पास भागने की जगह नहीं रहेगी। आप जिसके पास भी जाना चाह रहे हो उनके पास ऑलरेडी फ्यूल सेंसर लगा हुआ है। तो फ्यूचर में कहूँ तो इसकी नेसेसिटी बहुत जल्दी और बढ़ने वाली है। बहुत जल्दी कस्टमर्स एक्सेप्ट करने वाले हैं, जो आज की डेट में रिजिड भी हैं, जो हमें दिख रहा है प्रैक्टिकली फील्ड में। जिस कस्टमर के पास हम पिछले 5-6 साल से लगे हुए थे कि हमें वो डील मिल जाए,
आज की डेट में वो डील आ रही है हमारे पास कि हाँ सर अब आप एटलीस्ट इस साइट पे लगा दो या इस साइट पे लगा दो, ऐसा धीरे धीरे एक्सेप्टेंस आ रहा है। तो फ्यूचर आई कैन से इजली ये ब्राइट है, और अभी 5 से 10 साल तो रहेगा ही। तो जो बेसिकली फ्यूल, अगर हम बात करें सिर्फ फ्यूल मॉनिटरिंग टेक्नोलॉजी की, तो आज की तारीख में फॉर एग्जांपल आप अगर महीने के 1500 से 2000 यूनिट कर रहे हो, तो ये ग्राफ कहाँ तक जा सकता है मंथली? सो ये ग्राफ आई कैन इजली से 10,000 तक तो जाएगा ही डाउन द लाइन इन 5 years। ये कम से कम 8 से 10,000 जाएगा। इसलिए नहीं कि सिर्फ हम अच्छा कर रहे हैं, हम अच्छा तो कर ही रहे हैं, पर मार्केट से भी एक्सेप्टेंस आ रहा है। सो जो कस्टमर पहले नहीं थे रेडी कि हम लगाएंगे, हमारे ऑपरेटर भाग जाएंगे, हमारे ड्राइवर भाग जाएंगे, वो भी आज की डेट में एक्सेप्ट कर रहे हैं। और जो मैंने आपको पहले ही बताया कि मार्केट पेनिट्रेशन आज की डेट में भी मैक्सिमम 3% है। तो देयर इज अ ह्यूज मार्केट जहाँ पे स्कोप है कि वो लगाएं, और मार्केट एक्सेप्ट कर रहा है धीरे धीरे। और उसके लिए और भी एक्सटर्नल फैक्टर्स भी हैं जिम्मेदार, क्योंकि डीजल का प्राइस इतना ज़्यादा हो चुका है कि अब कस्टमर्स को कोई पेन दिखने लगा है कि इवन अ वेस्टेज ऑफ 10 लीटर इज हार्मिंग अ बिजनेस। सो वो भी चाहते हैं कि हाँ भाई अब फ्यूल दिखे। तो ओवरऑल मार्केट ही बढ़ने वाला है। ऐसा नहीं मैं बोलूँगा कि सिर्फ मर्सिटेक बढ़ने वाला है, ओवरऑल मार्केट बढ़ने वाला है। ठीक है, उसमें मेरे कॉम्पिटिशन्स भी बढ़ेंगे, ठीक है, हम भी बढ़ेंगे। सो साथ में मार्केट ग्रो होगा। उस ग्रोथ मार्केट का इजीली अगर नंबर में डालूं तो 8 से 10,000 नंबर तो हम करेंगे। परफेक्ट। मैं 5 years की प्लान में आपको बता रहा हूँ, 8 से 10,000 तो हम करेंगे, ये फॉर श्योर। सो मर्सिटेक का आपका 5 ईयर का एक्सपांशन गोल क्या है? जैसे आपने भी बताया कि आप इंडिया में हो, मिडिल ईस्ट में और अफ्रीका में हो, राइट। तो व्हाट ऑल कंट्रीज आप फ्यूचर में एक्सपांड करना चाहते हो कि जहां आपके ऑपरेशंस रहें? राइट। सो एक्सपेंशन को लेके अभी हमारा प्लान ये है कि हम यूरोपियन मार्केट में एंट्री करना चाहते हैं, एंड नॉर्थ अमेरिका हमारा फोकस्ड मार्केट है आने वाले टाइम में 1 साल के अंदर। यूरोपियन मार्केट के लिए अभी सितंबर में हमारा जाइटेक्स में एक एक्सपो होने वाला है जिसमें हम पार्टिसिपेट कर रहे हैं। सो जाइटेक्स इज़ अ ग्लोबल ब्रांड जो डिफरेंट टेक्नोलॉजी प्रोडक्ट्स के लिए एक्सपो ऑर्गेनाइज करती है, जहाँ पे कस्टमर्स आते हैं, देखते हैं, जो हमारे यहाँ भारत मंडपम में होता है इंडिया में, आपने सुना होगा AI समिट, वैसे ही जाइटेक्स AI इवेंट ऑर्गेनाइज करती है। उसमें हम पार्टिसिपेट कर रहे हैं तुर्की में, इस्तांबुल में, जो 9th and 10th सितंबर को होने वाला है। ओके। सो वहाँ जाकर हम उस एक्सपो के दौरान और 10 दिन वहाँ रुककर हम ये समझना चाहते हैं कि तुर्की का मार्केट कैसा है। ओके। क्योंकि जो हमें फीडबैक मिला है उस हिसाब से तुर्की का मार्केट, क्योंकि वो यूरोपियन का दरवाज़ा है तुर्की, सो वहाँ से हम एक्सपैंड करना चाहते हैं यूरोप में। सो फर्स्ट हम टैप कर रहे हैं तुर्की को, तुर्की में हम एक्सपैंड करेंगे, उसके बाद हम डाउन द लाइन यूरोपियन कंट्रीज में एक्सपैंड करेंगे। सिमिलर हमारा है आने वाले टाइम में, दिसंबर के लगभग में हम ब्राज़ील में करने वाले हैं एक्सपो, और दिसंबर में हम जाइटेक्स AI समिट होती है दुबई में, जो दुनिया की सबसे बड़ी AI समिट होती है एक्सपो, उसमें हम पार्टिसिपेट कर रहे हैं दिसंबर में। जाइटेक्स दुबई के नाम से है, वहाँ हम पार्टिसिपेट कर रहे हैं। वहाँ से हम ग्लोबल ऑडियंस को कैटर करना चाहते हैं। सो हम जो अपना पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं या हम अपना टाइम इन्वेस्ट कर रहे हैं, हम ऐसी जगह इन्वेस्ट कर रहे हैं जहाँ से हमें मैक्सिमम कस्टमर की रीच मिल पाए। गॉट इट। और हम समझना चाह रहे हैं वहाँ जाकर कि वहाँ के कस्टमर्स का माइंडसेट कैसा है, क्योंकि जैसा मैंने पास्ट में देखा है, आप किसी और रीजन के माइंडसेट के हिसाब से किसी और रीजन को रन नहीं कर सकते हो। राइट। सो हम लोग इस समिट में पार्टिसिपेट ही इसलिए कर रहे हैं कि हम समझ पाएं कि तुर्की का मार्केट कैसा है, यूरोपियन मार्केट कैसा है, सो दैट उस हिसाब से हम प्लान करके एक्सपेंड करें। वेरी नाइस। सो ये हमारा आने वाले 1 साल का प्लान है कि हम डिफरेंट समिट्स में जा रहे हैं, एक्सपो में पार्टिसिपेट कर रहे हैं। हम उस फील्ड में बहुत ज़्यादा हैवीली इन्वेस्ट कर रहे हैं, क्योंकि एक एक एक्सपो की पार्टिसिपेशन अगर आप मार्केट में देखोगे तो पता चलेगा ये बहुत ज़्यादा है। ओके। चलिए थोड़ा सा एक रैपिड फायर के क्वेश्चंस है, वील आपको एक 1 वर्ड या 1 लाइन में उसका जवाब देना है। ओके, दिस इज इंटरेस्टिंग। यस, GPS या फ्यूल सेंसर? बोथ। फ्यूल थेफ्ट और फ्यूल वेस्टेज, बिगर चैलेंज? आई थिंक फ्यूल वेस्टेज। वायर्ड डिवाइस और वायरलेस डिवाइस, कौन सा चुनेंगे आप? मैं वायरलेस चुनूंगा पर्टिकुलरली, बिकॉज उसका कारण भी दे सकता हूँ मैं।
Yes, yes, of course. सो मैं वायरलेस इसलिए चुनूंगा, ऑल्दो मेरे पास दोनों हैं, बट वायरलेस मैं इसलिए चुनूंगा क्योंकि मैक्सिमम आपको सर्विस के रिक्वेस्ट 5 साल में एक बार आएगी। पर वायर्ड है तो उसमें सर्विस कॉल का काउंट नहीं हो सकता है, बिकॉज वो कितनी बार वायर कट होगा, कितनी बार टेम्परिंग होगी, उसका कंट्रोल मेरे पास नहीं है। सो वो सर्विस कॉल में मेरे पैसे बहुत वेस्ट होंगे। Okay. One word for Marcytech. इनोवेशन, One technology you can't work without. आई थिंक इंटरनेट, बिकॉज विदाउट इंटरनेट कनेक्टिविटी ही नहीं रहेगी तो हम अपना डेटा कहीं दिखा ही नहीं सकते। Very nice. AI in fleet management, necessity या optional? ग्रोइंग टुवर्ड्स नेसेसिटी। Okay. One thing every fleet owner should monitor. फ्यूल, Biggest misconception about fuel monitoring. there are multiple misconception, but I think they know everything about their fuel is the biggest misconception in this industry. Okay. One prediction for future of telematics. It will be the necessity in the future for fleet. One word for the next 5 years for your company. One word, it's very hard to define in one word, but I can say I cannot define my company in one word, sorry, but one word, if you say to reach out to every customer, at least every customer will know what Mercytech is. Okay. So brand development is something which I am looking after for 5 years. Okay. If you were not building Mercytech, what you would have been doing? So that's very difficult question, sir. So I think I would have been working in some company, or might be I am looking for some opportunity, because I already told you that I always look for an opportunity. Perfect. So it depends. If some other opportunity comes up, then I'll grab that. One piece of advice that you will give to upcoming entrepreneurs. Take risk, because entrepreneurship is all about risking. Somewhere I heard a quote कि एक बाल से एक पहाड़ को गिराना है। आप बाल से पहाड़ को पकड़ो और गिराने की कोशिश करो, आया तो पहाड़, गया तो बाल। सो रिस्क आपको लेना पड़ेगा, कोशिश करो, गया तो कुछ भी नहीं, आया तो सब कुछ। Very सो वो रिस्क तो आपको लेना पड़ेगा। Very nice. It was lovely having you, Sanatan ji. Thank you very And much. Thanks a lot. बहुत अच्छा पॉडकास्ट था। लोगों को बहुत कुछ पता चलेगा आपकी इंडस्ट्री के बारे में। आई होप, Yeah. Thanks a बिकॉज lot. हमारी इंडस्ट्री में आज भी बहुत ज़्यादा नेसेसिटी है कि कस्टमर्स को पता चले, लोगों को पता चले कि फ्यूल की विजिबिलिटी होना कितना ज़रूरी है। Yes, definitely. सो आई होप कि मैंने कुछ आंसर्स ऐसे दिए हों जो उनको लगे कि हाँ Definitely, definitely. आगे के लिए काम है। It was lovely having you. थैंक यू फॉर हैविंग Thanks a lot.